अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जिन्नात कहाँ पे रहते हैं। आप यकीन करें, जिन्नात को मैंने पेड़ों पे रिहाइश पजीर नहीं करवाना, रेगिस्तानों में, बयाबानों में, आइलैंड पे, आपके घर की छत पे, आपके बाथरूम के अंदर, यहाँ पे रिहाइश पजीर नहीं करवाना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुरान की सूरह अल आराफ की आयत के अंदर, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो यानी जिन और उसका कुंबा तुम्हें वहाँ से देख सकते हैं जहाँ तुम उन्हें नहीं देख सकते, समझने की ज़रूरत है। मैंने सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर, मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर एक तफसीलन वीडियो बनाई हुई है। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद ग्रैस्प करने के लिए आप वो वीडियो देखें अगर आपने देखी नहीं है। मैं छोटा सा मुख्तसर सा बयान करता जाऊं कि इस वक्त हम रह रहे हैं 3 डायमेंशन वर्ल्ड के अंदर, 3D के अंदर। 3D मूवीज़ आप समझते हैं ना, देखी होंगी आपने, 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D चीज़ें। तो इस हम 3D क्रीचर्स हैं, हम 3 डायमेंशनल क्रीचर्स हैं। मतलब मैं यूँ एक लाइन खींचें, ये एक 0 डायमेंशन डॉट हो गया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन L शेप में हो गया, और अगर उसके बीच में जिस तरह ये कैमरा इस रूम के बीच में पड़ा हुआ है और जो इसका एल्टीट्यूड है, ये 3 डायमेंशन हो गया। यानी मेरा जो एक रूम है वो एक क्यूब की शक्ल में है। क्यूब आपने देखा होगा ना। अब अगर हम बात करें 4 डायमेंशन की, तो 4 डायमेंशन के अंदर जो ये कमरा क्यूब बना हुआ है, मतलब हर तरीके से कि मैं इस पर इसकी विड्थ, इसकी लंबाई और फिर बीच में इसका जो एल्टीट्यूड है जो परसीव कर रहा हूँ मैं 3 डायमेंशनल वे में, जब हम 4 डायमेंशन में जाते हैं तो ये क्यूब हाइपर क्यूब या टेज़ेरेक कहलाता है। हाइपर क्यूब या टेज़ेरेक को फिज़िकल बनाना हम 3 डायमेंशनल क्रीचर्स के लिए तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो हमारे जो लॉज जो हमें 3D के फॉलो करने होते हैं उससे हम बाउंडेड हैं। लेकिन 4 डायमेंशनल जो है, या 5 डायमेंशन है, या 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी उसी तरफ इशारा कर रही होती है। ज्योमेट्रिकली तौर पर हम क्यूब तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, हम 2D स्क्वायर बना सकते हैं और उस स्क्वायर के आगे एक स्क्वायर बना के हम 3D क्यूब बना सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली फिजिकल शेप में, मतलब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हाइपर क्यूब या टेज़ेरेक, जो 4 डायमेंशन का हाइपर क्यूब या टेज़ेरेक कहलाता है, वो हमारे लिए बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको वर्चुअली कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ उसकी इक्वेशंस के मुताबिक, जो 4 डायमेंशन के टेज़ेरेक की इक्वेशन है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये जिन्नात इसमें कहाँ से आ गया 4 डायमेंशन के अंदर, वो भी बात करते हैं। अमरीकी फिजिसिस्ट, मैंने एक वीडियो देखी अमरीकी फिजिसिस्ट काकू की, मिचू काकू की जो वीडियो देखी, और उसमें वो बयान कर रहा है कि अगर 3D, हम 3 डायमेंशन के अंदर रहते हैं और इस डायमेंशन के अंदर कोई 2D ऑब्जेक्ट, को 2D लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करेगा, तो वो दुनिया को किस तरह परसीव करेगा, उसको क्या चीज़ें नज़र आएंगी या नहीं आएंगी। फिर मैंने नील टायसन की एक वीडियो देखी और मैं उस वीडियो के तनाजुर में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें, अगर कोई 2D बीइंग एग्जिस्ट करता है तो वो हमारी तरह यूँ खड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल चपटा होगा। ठीक है, बिल्कुल चपटा, और वो ज़मीन से लगा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग चूंटी को 2 डायमेंशनल बीइंग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैसे 3 डायमेंशन बीइंग है, लेकिन उसकी एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि वो इतनी छोटी होती है कि जो उसका परसेप्शन होता है वो लगभग 2D बीइंग के करीब होता है। अब हम समझते हैं कि अगर कोई 2D बीइंग, एक पेपर अपने जहन में ले लें और उसको चपटा ज़मीन पर रख दें, टेबल पर रख दें, ये जो पेपर है ये 2D बीइंग, इसको समझें। अब इस पेपर को आप एक टेबल पे फैला लें। आपने पेपर टेबल पे फैला लिए, जो स्क्वायर टेबल होगा आपका, स्क्वायर टेबल पर दिमाग में परसीव करें, उसके ऊपर पेपर फैला लें, तो जो ये स्क्वायर टेबल बनेगा ये आपकी 2D स्पेस बनेगी। हमारी 3D स्पेस तो अलग होती है ना। अब इसके ऊपर आप पेपर के ऊपर पेपर स्टैक करते जाएं। जब आप पेपर के पेपर ऊपर स्टैक करते जाएंगे तो 2D क्या हुआ कि जो टेबल की चौड़ाई और लंबाई जो स्क्वायर शेप में यूं करके बनी हुई है, उसके ऊपर जब आपने पेपर रखना शुरू किए तो 2 डायमेंशनल स्पेस पूरा हो गया उस टेबल का। सही है। 2 डायमेंशनल क्रीचर के लिए वही हकीकत होगी कि आपने जब पेपर फैला दिए तो वो स्पेस जो है 2 डायमेंशन का, उसके हिसाब से पूरा हो गया। अब हम 3 डायमेंशनल बीइंग हैं। अब हमने पेपर के ऊपर पेपर स्टैक करना शुरू कर दिया, टक टक। जो ये जो 3 डायमेंशनल हमें आज़ादी मिली हुई है, ये हमें क्या इजाज़त दे रहा है कि एक ही स्पेस के अंदर उस पेपर को आप मज़ीद, उस पेपर की क्वांटिटी बढ़ा लें, तो 3 डायमेंशनल हमारे लिए, जो 3 डायमेंशनल क्रीचर्स हम हैं, हमारे लिए स्टोरेज ज़्यादा हो गई। अब हम ज़्यादा तौर पर पेपर रख सकते हैं एक के ऊपर एक स्टैक करके। लेकिन अगर कोई 2 डायमेंशनल बीइंग है
जो एग्जिस्ट नहीं करते, अगर कर रहे होते तो हमें पता होते। लेकिन उस 2 डायमेंशनल बीइंग के लिए वो जादू हो गया कि यार ये पेपर जो हैं, अच्छा पहली बात है तो उसको तो समझ ही नहीं आएगी कि कोई एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर एग्जिस्ट कर सकता है। समझ रहे हैं? हम 3 डायमेंशनल के लिए तो वो एक हकीकत है, हम स्टैक करे जा रहे हैं, मतलब एक पेपर के ऊपर एक पेपर रखे जा रहे हैं और वो हमने बड़ी थप्पी बना ली। लेकिन 2 डायमेंशनल बीइंग होगा जो बिल्कुल उस टेबल से लगा हुआ होगा, इस तरीके से उसकी आंखें सिर्फ एक पेपर को देख रही होंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इस पेपर के ऊपर कोई दूसरा पेपर मौजूद है, उसके लिए वो हकीकत नहीं होगी। और हम जो 3 डायमेंशनल बीइंग हैं, 3 डायमेंशंस के अंदर रह रहे हैं, हमारे लिए हकीकत क्या होगी कि हम 1000 पेपर भी अगर उसके ऊपर स्टैक कर दें तो हम वो 1000 पेपर ऊपर से देख सकेंगे। तो अब क्या हो गया, अब उसी स्पेस के अंदर, उसी जगह के अंदर, एक टेबल के ऊपर ही 2 डायमेंशनल बीइंग के लिए एक पेपर है और हमारे लिए स्टैक किए हुए 1000 पेपर हैं। तो 2 डायमेंशनल बीइंग अगर कोई होगा, उसकी हकीकत क्या होगी कि वो एक ही पेपर देखेगा। अगर आप उसको कोई बताने की कोशिश करेगा कि यार इस पेपर के ऊपर एक और पेपर है, तो ना वो उसको नज़र आना है, ना वो बोलेगा उसको हकीकत माननी है कि यार ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जो नज़रें हैं एज अ 2D बीइंग, वो एक ही पेपर परसीव कर रही होंगी। इसी तरह जब हम 4 डायमेंशन की बात करते हैं, अब आप 4 डायमेंशन की तरफ आ जाएं और मैं बताता हूँ जिन्नात वहाँ पे क्यों रह रहे हैं और हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते। आपको समझ आ गया? 2D बीइंग, आपका 3D बीइंग के जो आपका स्टोरेज आप 1000 पेपर के ऊपर स्टैक कर रहे हैं वो नहीं देख सकते। अब ये एक रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, अब इस कॉन्सेप्ट को समझें, इस रूम को आप एज अ क्यूब समझें, क्योंकि हम 3D क्यूब बना रहे होते हैं ना। आप इसके ऊपर एक और रूम रख दें और इसके बराबर में एक और रूम रख दें और उसके ऊपर वाले रूम के बराबर में एक रूम रख दें, तो मतलब एक ही स्पेस में आपने 4 रूम रख दिए और इन चारों रूम्स के अंदर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फिजिकली तौर पर जो मेरा बॉडी का मैटर है या मास है, मैं 4D में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं एनर्जी का बीइंग हूँ तो मैं 4D के अंदर इस तरह जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ कि इस रूम को उठाएं, इसके बराबर में एक रूम रख दें, मतलब कॉपी पेस्ट कर दें मेरे समेत, और फिर इसके ऊपर एक और रूम रख दें और उसके बराबर में एक रूम रख दें, मतलब 1 2 3 4 4 रूम, यही सारी ऑब्जेक्ट्स के साथ मैं एज अ एनर्जी उसके अंदर एग्जिस्ट कर पाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे एक हाइपोथेसिस है कि बहुत सारे 4 डायमेंशन के अंदर जो 4th डायमेंशन है उसको टाइम मानते हैं। अब वो टाइम को फिजिकल डायमेंशन क्यों मानते हैं? अब मैंने आपको जो एग्जांपल दी, माइंड में थोड़ा कॉम्प्रीहेंड करेंगे। 4 रूम है, चारों रूम में मैं इस पोजीशन में, एक जैसे 4 रूम है, 4 स्पेस हैं और चारों स्पेस के अंदर मैं इस पोजीशन में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा हूँ और एज अ एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए टाइम क्या होगा कि अगर मैं इस, अच्छा 3 डायमेंशन पे वापसी आ जाए, इस 3 डायमेंशनल रूम में मैं खड़ा होता हूँ और दीवार तक जाता हूँ तो मुझे चंद सेकंड लगेंगे ये सफ़र तय करने के लिए। लेकिन अगर मैं 4 डायमेंशन बीइंग हूँ और मैं 4 एक ही स्पेस के अंदर 4 जगहों पे एक साथ एग्जिस्ट कर सकता हूँ तो मुझे वो टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि मेरा जो एक वर्जन समझ लें, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वो वर्जन नहीं है, लेकिन एक वर्जन दीवार के उस कोने पे खड़ा हो, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे। कभी देखा है वो भूतों वाली मूवी के अंदर एक साथ सारे भूत आ जाते हैं? वो परसेप्शन किसी न किसी ने कभी ना कभी विटनेस किया होगा, वो उस हिसाब से उसने उसको क्रिएटिविटी कर दी। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब हम दोबारा 2D के अंदर जाते हैं, 2D और 3D। अगर 2 डायमेंशनल बीइंग है, उसकी क्या है, उसके परसेप्शन और उसकी अप्रोच लिमिटेड है। लेकिन मैं एज अ 3D बीइंग क्या कर रहा हूँ, मैं स्टैक अप कर रहा हूँ। तो मैं उस रूम के अंदर जहाँ पे वो बिल्कुल यूं करके चिपका हुआ है, इसी 3 डायमेंशनल रूम के अंदर बिल्कुल यूं चिपका हुआ है, मैं खड़ा होकर, मेरा टाइम और उसका टाइम तो वैसे ही मुख्तलिफ होने वाला है, मेरा परसेप्शन और उसका परसेप्शन मुख्तलिफ होने वाला है। मैं हाथ खड़ा करके ये कैमरा पकड़ सकता हूँ, उसको कैमरा नज़र ही नहीं आना क्योंकि वो ज़मीन के साथ चिपका हुआ है। वो जो ट्राईपॉड का बिल्कुल एंड का जो है उसको वही नज़र आना है। तो यहाँ पे वो परसेप्शन चेंज हो गया, शायद मैं उसको नज़र भी ना हो। अब जब 2D बीइंग के सामने आप लेट्स से कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं हाथ की बात कर लेता हूँ, मेरा हाथ की थोड़ी सी छोटी बड़ी मोटाई है ना, जब मैं 2D बीइंग के सामने ये अपना उसकी दुनिया से ये चुपकी हुई है और मैं यहाँ से अपना हाथ यूँ गुजारूंगा तो वो पहले ये टिप देखेगा, पहले उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, एकदम से वो देखेगा कि ये टिप नमूदार हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली टिप, फिर नेल नमूदार हो और गायब हो गया। उसके लिए वो जादू हो जाएगा, बोलेगा कि यार कुछ देखा था मैंने, एकदम से आया और एकदम से गया, एकदम नमूदार हुआ और एकदम गायब हो गया। यह है 2D बीइंग की हकीकत। बिल्कुल इसी तरह, इसी दुनिया में, इसी स्पेस के अंदर, इसी टाइम के अंदर जिन्नात हमारे साथ रहते हैं, लेकिन चूंकि वो 4 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं
तो हम वैसे तो उनकी फिजिकल शक्ल देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते, माँ सिवाय जब वो फिजिकल फॉर्म को फिजिकल रूप धारने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए बड़ा तकलीफदेह अमल है और हर किसी के लिए, हर जिन के लिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई 4 डायमेंशनल बीइंग एग्जिस्ट करता है इसी दुनिया के अंदर, इसी रूम के अंदर, इसी कमरे के अंदर, तो उसको फिजिकली देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये वो कॉन्सेप्ट था 4 डायमेंशन का कि जिन्नात जो आपके साथ ही रह सकते हैं सूरह अल आराफ के अंदर, लेकिन वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ तुम उन्हें नहीं देख सकते। वो 4 डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और 4 डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करते हुए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जिस तरह अगर कोई 2D बीइंग हो, और वो पेपर वाली मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे पास वो ताकत होगी उसके बरक्स कि हम 1000 पेपर स्टैक कर लें, इसी तरह 4 डायमेंशन का बीइंग होगा, उसके पास भी जो उसका स्पेस होगा, इस स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझें, वो स्पेस चेंज हुआ होगा। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, जब वो आपको तंग करने के इरादे से या मुख्तलिफ चीज़ें करने के इरादे से, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है कि बड़ी ताकत लगती है। देखें ना, आप 1 टन नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ ऐसे मैंने बिल्डर्स देखे हैं जो 1-1 टन के पत्थर उठा रहे हैं। तो इंसानों के अंदर भी चंद ही इंसान होते हैं जो उस लेवल पर फिजिकल इतनी भारी चीज़ उठा सकते हैं। तो जिन्नात के अंदर भी चंद ही जिन होते हैं जो आपके साथ इस किस्म की छेड़खानी कर रहे होते हैं, और उनको बड़े तकलीफदेह अमल से गुजरना पड़ता है। जिस तरह किसी ने पूछा था कि हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी जिन्नात से, तो वो क्या था। तो वहाँ पे कुरान के अंदर, मैं एग्जैक्ट आयत भूल रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। एक लफ्ज़ है जिसके मायने है कि वो अजियत में मुब्तला होकर काम कर रहे थे। और वो अजियत में क्यों थे, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है ना, वो अजियत में क्यों थे, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे थे, उनको फिजिकल फॉर्म इख्तियार करनी पड़ी थी। उस फिजिकल फॉर्म की वजह से वो जो थे आसान, जिस तरह मैंने बताया ना, 1 टन का पत्थर को उठा के अगर इंसान खड़ा होगा उसके लिए अजियत होगी ना, सेम उसी तरह उनके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी ताकत, बड़ी तकलीफदेह अमल के अंदर वो ये काम कर रहे थे। तो वहाँ पे लफ्ज़ अजियत का इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। और बस मैं वैसे लाइक सब्सक्राइब का नहीं बोलता, मुझे पता है कि चंद ही लोग हैं जो इस बात को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, और जो कर पाएंगे तो वो खुद सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।